देखिए, भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों या समाजवादी पार्टी जीती क्यों, अगर यह सवाल सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र या फिर लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए पूछा जाता तो इसका सीधा जवाब होता कि जिसके साथ लोकमत है वो जीत गया, जिसके साथ लोकमत कम है वो पराजित हो गया। लेकिन चूंकि आपने जौनपुर के संदर्भ में विशेष तौर पर पूछा है, मैं आपका आशय समझ रहा हूँ, उसके अनुसार मैं आपको यह बात बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दोनों सीटें क्यों हारी और उसकी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटों पर फतह क्यों और कैसे हासिल की। थोड़ा सा पीछे जाना होगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कह दूं कि जो बीत गया वो इतिहास होता है और इतिहास में अगर मगर का कोई स्थान नहीं होता। तो इस अगर मगर के बजाय मैं उसकी समीक्षा करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जौनपुर संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर गौर करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी या उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ की कोई बहुत अच्छी ज़मीन नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी जौनपुर से चुनाव हार चुके हैं। तो इसलिए मैं एक अलग तरीके से इसकी समीक्षा करना चाहूँगा। देखिए, कुल मिलाकर दोनों सीटों में यहाँ पर 9 विधानसभाएं जुड़ती हैं और एक पिंडरा, वाराणसी की पिंडरा विधानसभा को जोड़कर जौनपुर की दोनों सीटें पूरी की जाती हैं। मतदाता लगभग 40 लाख के आसपास दोनों संसदीय क्षेत्रों से आते हैं। पहले नंबर समाजवादी पर दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी रही, उसने चुनाव जीता, और दूसरे नंबर पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहे। तो अगर हम सबसे पहले मछली शहर की समीक्षा करें तो मछली शहर में 5 विधानसभा, मछली शहर, मणियाहू, जफराबाद, केराकत और पिंडरा, तो इन पांचों विधानसभाओं में दोनों प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस ये रहा कि विजयी प्रत्याशी प्रिया सरोज मछली शहर, जफराबाद, केराकत, इन 3 विधानसभाओं में लीड स्थापित कर आगे बढ़ी। बीपी सरोज जो पूर्व सांसद भी रहे हैं इस क्षेत्र से, उन्होंने 2 सीटें वाराणसी की पिंडरा और मणियाहू सीट पर बढ़त हासिल की थी। लेकिन वह बढ़त इतनी नहीं थी कि वो उन्हें चुनाव की वैतरणी पार करा दे। जैसे पिछली बार हुआ था, वो इन 4 सीटों के जोड़ पर पिछड़ गए थे। पिंडरा विधानसभा की सीट जब खुली तो वहाँ उन्हें भरपूर मत मिले और भरपूर मत मिलने के बाद उन्होंने मामूली मतों के अंतर से लोकसभा में प्रवेश किया। तो ये तो स्थिति थी वहाँ की। अब हम अगर लौट कर आते हैं जौनपुर संसदीय क्षेत्र की तरफ, तो यहाँ की 5 विधानसभाएं जौनपुर सदर, मुंगराबाद शाहपुर, शाहगंज, खुटहन और बदलापुर, जिनमें उनके और उनके सहयोगियों के 3 विधायक 2 बार से प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री होने के बावजूद पांचों विधानसभाओं में एक भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल नहीं हुई। ये बड़ा सवाल उठता है
कि जब आपके विधायक हैं, आपका मंत्री है, आपका संगठन सबसे मजबूत संगठन है, आपने बूथ स्तर तक चुनाव के लिए तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसी स्थिति सवाल तो खड़े करती है। आपका सवाल नाजायज नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की तैयारी लगभग 3 साल पहले से शुरू कर दी थी। उन्होंने तरह तरह की मीटिंग्स कर बूथ स्तर तक, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख तक नियुक्त कर रखा था, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी चुनाव की घोषणा के बाद सक्रिय हुई थी। संगठन के नाम पर उनके पास सिर्फ कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के पास एकदम बना बनाया संगठन था। तो आप ये मान लें कि संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जितवाने की, उसे संसद या विधानसभा तक पहुंचाने की। तो पहला जवाब तो यही है कि जनपद का भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह नकारा साबित हुआ, बेकार साबित हुआ कि वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को जो उन्होंने तैयारियां कर रखी थी, पन्ना प्रमुख का मतलब है कि हर बूथ के मतदाताओं के एक एक पन्ने के लिए एक एक जिम्मेदार आदमी इनके पास था। इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने फैला रखा था। लेकिन आपको एक रेफरेंस में छोटी सी बात बता दूं, जो राज्य मंत्री गिरीश यादव और सदर विधायक का अपना बूथ था, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। तो ये सारे जो आंकड़े निकल कर आते हैं, ये प्रथम दृष्टया में ये बताते हैं कि संगठन यहाँ पर पूरी तरह से असफल रहा। जनता को पार्टी की नीतियाँ, पार्टी के की जानकारियाँ, उसके प्रोग्राम्स, उनकी दी हुई अब तक की सुविधाओं के बारे में बताने और उनसे मत अपने पक्ष में कन्वर्ट कराने में। ये तो एक चीज़ हो गई। इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र के लिए ये बात एक जैसी है। दूसरी चीज़, अब आप देखिए चुनाव प्रचार। इस जनपद की दोनों सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके बाद आप देखें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके बाद आप देखें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम बड़े नेता जनपद में प्रचार रोक दीजिएगा पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कृपाशंकर सिंह जो पूर्व कांग्रेसी रहे हैं और कई घोटालों के आरोपी रहे हैं, उन्हें टिकट देकर अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं को एक तरीके से निर्विकार कर दिया। वो उदास हो गए। उन्होंने किसी तरह का उत्साह उस प्रत्याशी के प्रति नहीं दिखाया। दूसरी तरफ मछली शहर के पूर्व सांसद या ये कहें कि निवर्तमान सांसद वीपी सरोज, अब जो अपने विवादास्पद बयानों और अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, उन्हें दोबारा टिकट देकर 5 साल में उनसे पीड़ित, उनसे दुखी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को चुनाव की गहमा गहमी से अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया।
तो देखिए ये जो थी ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिकल हार हो गई। बड़े नेताओं के जुड़ने के बाद आपके तमाम स्थानीय स्तर पर संगठन खड़े करने के बाद भी उम्मीदवार एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। फिर भी प्रतिबद्ध मतदाता वोट देने निकले, लेकिन उत्साह और उमंग न होने से लगभग 5-7% जो मतदान औसतन मतदान है वो कम हुआ इन दोनों ही क्षेत्रों में। इसका सीधा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने भुगता और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक प्रमुख कारण और ये है कि जब चुनाव शुरू होता है, पार्टियों के अपने प्रतिबद्ध मतदाता जो उनकी वोट बैंक कहे जा सकते हैं, जो उनके लिए कुछ भी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, वो वोट देने के लिए तैयार रहते हैं। उनसे दिगर कुछ मतदाता और होते हैं जो साइलेंट मतदाता कहे जाते हैं। वो समय, काल, परिस्थितियां, उम्मीदवार, हर चीज़ का चयन कर उम्मीदवार को वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनते हैं। इन साइलेंट मतदाताओं को जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कन्वर्ट करने में पूरी तरह असफल रही, वहीं समाजवादी पार्टी या ये कह लें इंडी गठबंधन के सारे गुटों ने आपस में मिलकर उस जो साइलेंट मतदाता था, शांत मतदाता था, जो गुण और दोष के आधार पर उम्मीदवार और पार्टियों को परखने के लिए निगाह लगाया बैठा था, अपने पक्ष में करने में सफलता पाई। उन्होंने दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें या ये कह लें दो ऐसे मुद्दे उछाले जो सीधे जनता से कनेक्ट हो गए। उन दोनों मुद्दों में एक था भारतीय जनता पार्टी आरक्षण ख़त्म कर देगी और दूसरा था हम संविधान बदल डालेंगे, 400 सीट हमें मिलेगी तो हम संविधान बदल डालेंगे। तो इससे बहुत से मतदाता इन दोनों मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के विपरीत चले गए। ये सारे मुख्य कारण हैं जिन कारण जनपद में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा पहुंचे। देखिए 1 लाख 1.5 लाख वोट से किसी उम्मीदवार को जीतना एक अच्छी जीत मानी जाती है। वो जीत छोटी नहीं है, वो कमतर उसे नहीं आंका जाना चाहिए। जिस व्यवस्था में, जिस लोकतंत्र की व्यवस्था में 1 वोट से हार जीत होती है, वहाँ 1.5 लाख वोट बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मामला उम्मीदवार के कद का अगर हो तो ऐसे सवाल या ये कहें ऐसे जुमले उड़ते ही रहते हैं। पिछली बार 4 लाख वोट से जीते या उससे भी ज़्यादा, इस बार 1.5 लाख से जीते। अजय राय पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवार थे, प्रतिद्वंदी थे उनके, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट संयुक्त रूप से पड़े। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें भी संयुक्त विपक्ष का वोट मिला था। लेकिन निश्चित रूप से इस बार अरविंद केजरीवाल से बेहतर स्थिति में अजय राय ने परफॉर्म किया है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस चुनाव परिणाम पर आई टिप्पणी को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। अखिलेश जी ने कहा कि
अजय जी ये आपकी जीत है, हार नहीं है। तो सचमुच इतना बड़ा अगर कैंडिडेट हो सामने और आपने जीत का अंतर घटा दिया, 1/3 कर दिया, अपनी स्थिति दूसरे नंबर पर ले आए, तो इसे पराजय और विजय नहीं बल्कि ज़रूर ये कहना होगा कि व्यवस्था में तो वो हारे हैं। लोकतंत्र की जो जीत हार की व्यवस्था है, जो परिणाम घोषित करने की व्यवस्था, उसमें तो हारे हैं, लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीता है।